सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड में प्राथमिक अध्यापक बनने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जैसा कि हम पता है कि उत्तराखंड सरकार ने डीएलएड के फॉर्म निकाले हुए हैं, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों, जिसे कि पूर्व में बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब डिप्लोमा कोर्स के रूप में आप लोगों के सामने इसके लगभग 2 साल में फॉर्म निकलते रहते हैं। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के सामने 2020-21 का जो पेपर था वो डिस्कस किया हुआ था। इस बार मैं आप लोगों के सामने 2017 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। और अगर आप लोग ये डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है ये, क्योंकि आप भी चेक कर पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न डीएलएड में पूछे जाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। आप लोगों को सभी को पता है ये 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा और इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसके मेरिट भी काफ़ी हाई जाती है। तो इसमें जो मेनली 4 पोर्शन होते हैं, एक तो आपका जनरल स्टडी का होता है, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, रीजनिंग का होता है और मैथ्स का होता है, और सभी के 50-50 अंक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरिट काफ़ी ऊपर जाती है। जो बैंकिंग और इस फील्ड की जो तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों, तो उनके काफ़ी मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और मैं ये कहूँ कि जनरल स्टडी अगर आपकी अच्छी है और रीजनिंग वाला पोर्शन भी आपका अच्छा है तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो जनरल स्टडी वाला पेपर था दोस्तों वो किस तरीके का आया था। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉलम बने हुए हैं, एक साइड इधर भी बना है और एक साइड इधर को भी बना है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को चेक कर लेनी है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग पड़े हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं हम कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर संगमरमर है, क्वार्टजाइट है या ग्रेनाइट है, ये आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। लेकिन जो आपका स्लेट है वो आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब इसी के सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है दोस्तों, इसको चेक करेंगे हम पहले, क्योंकि नीचे जाने पर ये चौथा फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का जो अर्थ होता है वो होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम ये बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली जो भूमध्य रेखा होती है दोस्तों, इससे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो ये पोर्शन होता है, इसको डोल ड्रम कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पवन की जो दिशा होती है वो बिल्कुल शांत होती है। ठीक है, स्पीड जो होती है। तो डोल ड्रम क्या होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय नपवन पट्टी। उष्णकटिबंधीय नपवन पट्टी यानी कि शांत रहती हैं यहाँ पर पवनें, तो नपवन पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है वो किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन माइंड में रख लीजिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिण गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन होगा? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में जस्ट अपोजिट होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो दक्षिण गोलार्ध का वो सबसे छोटा दिन होगा, और दक्षिण गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध का वो सबसे छोटा दिन होगा। तो यही बात की गई है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो उस दिन दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर 21 जून ही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है? तो इको मार्क दोस्तों हमेशा होता है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध दोस्तों इको मार्क का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक है, जो विश्व बैंक है उसी की एक शाखा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो इसी के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है। आप भी यूज करते होंगे भीम ऐप को, तो ये क्या है?
तो दोस्तों जो भीम जो ऐप है वो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से, ठीक है, जो आजकल हम यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से भीम का संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2017-18 में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, स्वायत्त और विज्ञान पर जोर दिया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एजेंसी के गठन की बात कही गई है। इससे पूर्व इसकी परीक्षा एजेंसी थी। तो जो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एक एजेंसी बनाई गई है दोस्तों, ठीक है, ये परीक्षा कराई जाती है विज्ञान पर जोर देने के लिए। जैसे बेसिकली ये जो जेई, ट्रिपल ई और इस तरीके की जो परीक्षाएं होती थी उसको कोई परीक्षा कराई जाती थी। अब ये परीक्षाएं राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एजेंसी यानी कि नेट के द्वारा की जाएगी। तो इससे पूर्व ये कौन सी एजेंसी इस परीक्षाओं को कराती थी? तो वो कराई जाती थी दोस्तों सीबीएसई के द्वारा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर में यहाँ पर ऑप्शन है कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। दोस्तों ये तीनों प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट कर है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा वित्त मंत्री रहा है जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया है? तो दोस्तों संसद में लगातार 10 बार जो बजट पेश किया गया वो किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया था? तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। फिर यही पूछा जा रहा है कि रेल बजट और आम बजट फिर से कब संसद में एक साथ पेश हुए थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये हो गए थे 2017 में, यानी कि 1 फरवरी 2017 को रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए गए संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 में बजट में शिक्षा के बजट में वर्ष 2016-17 की तुलना में कितनी % की बढ़ोतरी प्रस्तावित है? तो ये 2016-17 का दोस्तों उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भले ही ये आएगा नहीं, लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने हैं तो मैं अलग सा वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। जनवरी, फरवरी और मार्च तक की मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों एक छोटा सा अनुरोध भी रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती रहे दोस्तों। तो ये जो 2017-18 का जो बजट, शिक्षा का जो बजट था, इसमें जो बढ़ोतरी की गई थी दोस्तों वो लगभग 9.3% थी। तो यहाँ पर ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन 10% इसको अप्रोक्सीमेट मान लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार ने किस वर्ष हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों जो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 2008 से। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो इस वेब पोर्टल का नाम, जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो समर्पित वेब पोर्टल है, ये है आपका दीक्षा नाम है इसका दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी का जलावरण हुआ था। तो ये 2017 का एक करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये हुआ था आपका 12 जनवरी 2017 को जलावरण हुआ था INS खांदेरी का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्षम 2017 अभियान केंद्रित है। तो ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों उस समय का। तो सक्षम जो 2017 जो अभियान केंद्रित था, ये ऊर्जा संरक्षण पे था दोस्तों, याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण पर था ये 2017 का अभियान, सक्षम 2017। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रबंधन का जिम्मा एक 4 सदस्य समिति को सौंपा है। इस समिति के सदस्य नहीं है। तो ये भी 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की भी काफ़ी मांग है इन पेपरों में। तो रामचंद्र गुहा जी इसके वो नहीं थे, समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। साइना नेहवाल ने अभी हाल में मलेशियन मास्टर ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। इससे पहले यह खिताब किस भारतीय ने 2 बार जीता है? तो ये भी उस समय 2016-17 का करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो मलेशिया मास्टर ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली जो 2 बार जिन्होंने जीता था साइना नेहवाल से, तो वो थी आपकी PV संधू दोस्तों। तो ये अब आप इस टाइम का देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? शिव कुमार संतूर वादन, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खान तबला वादन, दोस्तों बिस्मिल्लाह खान तबला वादन नहीं है, बल्कि शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खान, शहनाई, ठीक है ना। और बिरजू महाराज का कथक नृत्य से संबंध है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। यहाँ पर तबला वादन कर रखा था इन्होंने, तो ये सत्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो कांगड़ा जो चित्रकला शैली है उसमें पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की प्रधानता रहती है। याद रखेंगे, जो कांगड़ा चित्रकला है जो आपकी बेसिकली हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की चित्रकला पाई जाती है, कांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग की विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये रचा था आपका लक्ष्य सेन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है दोस्तों आपको यहाँ पर। वृंदावन गार्डन मैसूर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्लैक पगोड़ा आपका कोणार्क में है। उसके बाद सालारगंज संग्रहालय, तो ये हैदराबाद में है दोस्तों। और अरविंद आश्रम आपका पौंडीचेरी में है, ठीक है। तो 1 और 3 तो बिल्कुल सेम ही है, और 2 का आंसर तो आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किससे है? तो मुखौटा जो नृत्य शैली का जो संबंध है दोस्तों, वो आपका मणिपुरी से है। याद रखेंगे, मणिपुरी से है मुखौटा नृत्य शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, सॉरी। तो गरबा गुजरात बिल्कुल सही, ये सुमेलित है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा है, मोहिनी अट्टम केरल से है दोस्तों, तो ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यक्षगान कर्नाटक, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3, 1 व 3 केवल सी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में दोस्तों। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिस्ट्री से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष महत्व है, क्योंकि तो इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे उस समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों उत्तराखंड के। तो दल बदल विरोध विषयक उपबंध आपकी 10वीं अनुसूची में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे, और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 आया दोस्तों, तो उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा को जोड़ा गया था, शिक्षा को मूल कर्तव्य बताया गया था, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में, और पहले 10 थे मूल संविधान में। ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के अंडे देने के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो भीतरकनिका सेंचुरी जो स्थित है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। याद रखेंगे, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भी है यहीं उड़ीसा में, ठीक है। तो भीतरकनिका सेंचुरी ये ओलिव रिडल प्रजाति के कछुओं के अंडा देने के पसंदीदा स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है, तो इनका पर्यावरण संरक्षण हिमालय बचाओ से है, ठीक है। पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध पर्यावरण संरक्षण से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधेता, तो ये गलत है दोस्तों। रात्रि अंधेता विटामिन ए की कमी से होता है, तो ए और बी सुमेलित हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो आपका संसद में निहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो गुप्त वंश के जो शासक हैं यहाँ पर 4 दे रखे हैं।
तो यहाँ पर पहले हो जाएगा समुद्रगुप्त, उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद 3 नंबर पे कुमारगुप्त और 4 नंबर पे आपका स्कंदगुप्त आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ रहा है गदर क्या था, तो गदर एक पार्टी थी जो कि 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर है गदर क्या है, तो ऑप्शन आ रहा है भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, तो यही था और 1913 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है दोस्तों, वो है आपका स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है दोस्तों, याद रखेंगे, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक अस्तित्व में रहा? तो 1911 तक रहा ये, जब सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में शाही दरबार तक, यानी कि ठीक है ना, शाही दरबार लगा था यहाँ पर, जॉर्ज पंचम आए थे, तो 1905 से 1911 तक ये अस्तित्व में रहा था। उसके बाद इनको मिला लिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तख्त ए ताऊस यानी कि जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम जो बादशाह था, मुगल बादशाह, वो था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दे रखे हैं एक साइड दोस्तों, और उसके बाद उनका किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये हुआ था आपका इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था वो महमूद लोदी के साथ हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिंध सभ्यता के स्थल दे रखे हैं और नदियों का नाम दे रखा है। तो जैसे कि हमें पता है कि मोहनजोदड़ो आपका सिंध नदी के तट पर है। उसके बाद यहाँ पर कालीबंगा दे रखा है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल तो भोगवा नदी के किनारे, और हड़प्पा के किनारे आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे कि 2 3 2 4 2 4 और 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फिर से सूची का मिलान आ रखा। देखिए दोस्तों, सारे सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मतलब समान मात्रा में आए हैं, और करंट अफेयर्स भी। तो क्वेश्चन है, सूची एक को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 1556, 1600, 1686 और 1749, और इधर दे रखा है हल्दी घाटी का युद्ध, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद शिवाजी का देहांत दोस्तों 1680 में हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन 1686 दे रहा है, तो इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकारिता दिया जाना, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकारिता 1600 ईस्वी में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अकबर का राज्यारोहण, अकबर का जो राज्यारोहण हुआ था मूल रूप से वो हुआ था 1556 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा दोस्तों एलपीजी यानी कि तरल पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस को प्रवाहित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर 48 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है? तो अगर भाषाई समूह की अगर हम बात करें तो मतलब ये कह सकते हैं हम इंडो आर्यन, ठीक है ना। तो यानी कि भारतीय आर्य भाषा सबसे बड़ा भाषाई समूह है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक थे। तो नवनिश्चयवाद के जो प्रतिपादक या फिर ये कह सकते हैं उनकी थ्योरी थी रुको और जाओ। तो ये जो संकल्पना की थी ये की थी आपकी ग्रिफिथ
टेलर ने दोस्तों, याद रखेंगे। ग्रिफिथ टेलर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक दोस्तों मुंबई नगरीय समूह में सब सर्वाधिक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया नहीं है, बाकी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और अटाकामा आपके विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन कृषि का जो प्रकार है दोस्तों वो है आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन आ रखे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का जो अंग समय समय पर बदलती रहती है परिभाषाएं, लेकिन जो परिभाषाएं हैं, एक तो जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी कम से कम होना चाहिए। उसके बाद नगर पालिका नगर निगम का होना दोस्तों, ये बिल्कुल ये इस तरीके की परिभाषा कहीं पर नहीं दे रखी है। बाकी 75% से अधिक जनसंख्या का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना भी नगर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके का इसका पेपर आया हुआ था सामान्य अध्ययन का। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के सामने ये जो रीजनिंग, मैथ्स और जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं। अगर आपको करना है, डिस्कस करना है आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उस पर विचार करूंगा दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।